मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में हम बात कर रहे थे और हमने ये देखा था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं इनको आरबीआई, इनको सेंट्रल बैंक यूज़ करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, यूज़ करता है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करके देखा जा सकता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? एक होते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स और दूसरे होते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या आता है? एक है बैंक रेट, दूसरा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। और इस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के तहत टोटल 4 टूल्स हैं। इन चारों टूल्स के बारे में पिछले ही सेशन में हमने पढ़ा है। तीसरा ओपन मार्केट ऑपरेशंस और चौथा रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और रिजर्व रिक्वायरमेंट्स के तहत भी टोटल 2 टूल्स हैं। कौन कौन से 2 टूल्स हैं? एक है CRR और दूसरा है SLR। इन क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। और ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी आरबीआई यूज़ करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, यूज़ करता है मनी सप्लाई को कम या ज़्यादा करने के लिए। ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं दे आर यूज्ड टू एड और रेस्ट्रिक्ट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू स्पेसिफिक एरियाज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो ये जो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको भी आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए, मनी सप्लाई को कम या ज्यादा करने के लिए। अच्छा, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के तहत कौन कौन से टूल्स आते हैं? एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या नाम है? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स का मतलब क्या है? बहुत सिंपल, इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। ये हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? देखो, ये जो आरबीआई है ये बैंक्स को डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है और बोल सकता है कि उनको कितना लोन टू वैल्यू रेशियो मेंटेन करना है। इसको और सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये जो आरबीआई है ये बैंक्स को डायरेक्शंस इश्यू कर सकता है और बोल सकता है कि उनको जब लोन देना हो तो इस लोन के बदले में कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू का कोलेट्रल लेना है। आरबीआई बैंक्स को बोल सकता है कि जब वो लोन दें तो इस लोन पे उनको कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू का कोलेट्रल लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आरबीआई ने बोला हुआ है कि लोन देने के लिए आपको 10% ऑफ वैल्यू का कोलेट्रल लेना है। इसका मतलब क्या है? अगर आप बैंक के पास में जाओ और बोलो कि मुझे 1 करोड़ रुपए का लोन चाहिए, बैंक आपको 1 करोड़ रुपए का लोन दे देगा, लेकिन इस 1 करोड़ रुपए के लोन के बदले में आपको 10% वैल्यू जितना कोलेट्रल, आपको 10% वैल्यू जितना सिक्योरिटी बैंक के पास में गिरवी रखनी पड़ेगी। मतलब आपको कोई ऐसी चीज कोलेट्रल के तौर पर रखनी होगी जिसकी वैल्यू कम से कम 10 लाख रुपए है, तब आपको ये 1 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। और ये जो X परसेंटेज है, ये जो 10% है हमारे एग्जाम्पल में, ये है मार्जिन रिक्वायरमेंट। बहुत सिंपल, आपको समझ में आ रहा होगा। मार्जिन रिक्वायरमेंट के तहत बैंक को आरबीआई डायरेक्शन इश्यू कर सकता है और बोल सकता है कि लोन देने के टाइम पे आपको कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू कोलेट्रल के तौर पे लेना है। और अब सवाल ये आता है कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसको आरबीआई किस तरीके से यूज करता है मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए। देखो, बड़ा सिंपल है। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो बड़ा सिंपली आरबीआई को क्या करना पड़ेगा? आरबीआई को इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। कैसे? इसको भी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। यही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि पहले 10% रिक्वायरमेंट थी, अब मान लेते हैं कि आरबीआई ने रिक्वायरमेंट बढ़ा दी और कितनी कर दी? 60% कर दी। मार्जिन रिक्वायरमेंट कितनी कर दी? 60% कर दी। मतलब अब अगर आप 1 करोड़ रुपए का लोन लोगे तो आपको कोलेट्रल के तौर पे कोई चीज ऐसी गिरवी रखनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू कम से कम 60 लाख रुपए है। अगर आरबीआई इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ाएगा मतलब आपको ज्यादा वैल्यू का कोलेट्रल गिरवी के तौर पे रखना पड़ेगा। अगर ये मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ता जाएगा तो आपको दिख रहा होगा
कि लोग कम लोन लेना प्रेफर करेंगे, लोग लोन लेना प्रेफर ही नहीं करेंगे, बिकॉज इतना वैल्यू का तो कोलेट्रल आपने दे दिया, तो आपको बदले में मिला क्या? कुछ भी नहीं। इस 1 करोड़ पे आपको इंटरेस्ट भी देना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज करता है तो अल्टीमेटली इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। उल्टा भी ट्रू है कि अगर आरबीआई मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिक्रीज करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि अल्टीमेटली इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको दिखना चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है इसकी मदद से किस तरीके से मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। ये एग्जाम्पल होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा, दूसरा टूल है क्रेडिट रेशनिंग। क्या नाम है? क्रेडिट रेशनिंग। और क्रेडिट रेशनिंग में क्या होता है? देखो, आरबीआई जो है वो बैंक्स के ऊपर क्रेडिट सीलिंग लगा सकता है, वो बैंक्स के ऊपर लोन सीलिंग्स लगा सकता है। आरबीआई बैंक्स को बोल सकता है कि आप इतना ही अमाउंट लोन के तौर पे दे सकते हो। अब सोचो, एक सिनेरियो तो क्या हो सकता है कि इन बैंक्स को खुली छूट हो, आरबीआई बोल दे कि जितना पैसा आप लोन के तौर पे देना चाहो उतना आप दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तब तो ये जो बैंक्स हैं ये खुल के लोन देंगे, बिकॉज लोन पे इनको इंटरेस्ट मिलता है, इनको मुनाफा मिलता है। और अगर ऐसा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आरबीआई जो है वो बैंक्स के ऊपर क्रेडिट सीलिंग लगा दे, लोन के ऊपर सीलिंग लगा दे, बोल दे कि आपके पास में जितना फंड अवेलेबल है उसका सिर्फ 60% ही आप लोन के तौर पे दे सकते हो। तो अब बट ऑब्वियसली बात है कि इन बैंक्स के पास में कंपैरेटिवली कम फंड होगा लोन के तौर पे देने के लिए, और अगर कम फंड होगा लोन के तौर पे देने के लिए तो कम लोन दे पाएंगे। कम लोन दे पाएंगे तो पब्लिक के हाथ में कम पैसा जाएगा, पब्लिक के हाथ में कम पैसा जाएगा तो अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्रेडिट रेशनिंग के तहत आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई बैंक्स के ऊपर क्रेडिट सीलिंग्स लगा सकता है। अच्छा, इसी के तहत एक और चीज होती है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स। और ये जो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई बैंक्स को ये बोले कि यार ये जो एमएसएमई सेक्टर है ये इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, या ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये इकोनॉमी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी ग्रोथ एंश्योर करना हमारा काम है। काम करो, कोई ऐसी स्कीम लेकर आओ जिसके तहत ये जो एमएसएमई सेक्टर है, ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसके लिए चीप लोन्स अवेलेबल हों, इसके लिए सस्ती लोन्स अवेलेबल हों। अब बैंक्स को ऐसी स्कीम लानी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो जो लोन्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर में ज़्यादा जाएंगी या कम जाएंगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि लोन सस्ते दर पे मिल रहा है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे इस एमएसएमई सेक्टर के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर में ज़्यादा लोन्स जाएंगी या कम जाएंगी? बट ऑब्वियस सी बात है कि अगर सस्ता लोन मिल रहा है तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे इस एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उल्टा भी हो सकता है कि आरबीआई बैंक्स को बोले कि ये जो एक्स सेक्टर है इसके लिए लोन्स को थोड़ा महंगा करो, इसको इतनी ज़्यादा लोन्स नहीं देनी है। तो दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं इस सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के थ्रू। देखो, दो चीज़ें, एक तो हमने बात की मार्जिन रिक्वायरमेंट के बारे में। मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज ऑफर्ड फॉर लोन एंड वैल्यू ऑफ लोन ग्रांटेड। अच्छा, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये सेम ही चीज़ है। द पार्ट ऑफ लोन अमाउंट विच कैन नॉट बी बोरोड फ्रॉम बैंक्स इज नोन एज मार्जिन रिक्वायरमेंट। दूसरा हमने बात की क्रेडिट रेशनिंग के बारे में। इसके तहत आरबीआई जो है वो बैंक्स के ऊपर क्रेडिट सीलिंग्स लगा सकता है और इसी के तहत आरबीआई जो है वो बैंक्स को सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए बोल सकता है और किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट कर सकता है, किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के लिए लोन्स को सस्ता कर सकता है। तीसरा टूल क्या है? मॉरल सुएशन। क्या टूल है? मॉरल सुएशन। बेसिकली ये जो मॉरल सुएशन नाम का टूल है इसमें आरबीआई जो है वो बैंक से बातचीत करता है और बातचीत के थ्रू आरबीआई बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। देखो, इस मॉरल सुएशन के थ्रू आरबीआई बैंक्स को परसुएड करने की कोशिश करता है, मनाने की कोशिश करता है। उनके अगेंस्ट में कोई प्यूनिटिव मेजर नहीं लेता है, उनको पनिश नहीं कर रहा है, उनके ऊपर कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं लगा रहा है, उन पे किसी भी तरीके की पेनल्टी नहीं लगा रहा है, लेकिन आप बातचीत कर रहा है, अपने इन्फ्लुएंस को यूज कर रहा है और बातचीत के थ्रू बैंक्स को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है कि बैंक्स जो हैं वो करें जो कि आरबीआई चाहता है, बैंक्स जो हैं वो करें जो कि आरबीआई का गोल है, जो कि आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। और चौथा टूल क्या है? चौथा टूल है कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन। इस कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन के तहत आरबीआई जो है वो डाउन पेमेंट्स को लेके,
मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट को लेके नए नए डायरेक्शंस लेकर आ सकता है, नए नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आ सकता है। और ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ये डाउन पेमेंट की कंडीशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, मैच्योरिटी की कंडीशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और अगर ऐसा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि जो मनी सप्लाई है वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस होगी। ये 4 टूल्स हैं इस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के तहत, बहुत सिंपल से हैं, आपको नाम याद रखने हैं, इनका काम क्या है उसको एक एक लाइन में याद रखना है। और होपफुली ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये जो सारे टूल्स हैं वो मनी सप्लाई को रेगुलेट करने के काम में आते हैं। कौन कौन से 4 टूल्स हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। एक है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स क्या है? बेसिकली आरबीआई बैंक्स को डायरेक्शन इश्यू करे और बोले कि जब आप लोन दोगे तो लोन के बदले में आपको कितना परसेंटेज ऑफ वैल्यू कोलेट्रल के तौर पे लेना है। दूसरा क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग के तहत आरबीआई बैंक्स के ऊपर क्रेडिट सीलिंग्स भी लगा सकता है और दूसरा सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स को भी इंप्लीमेंट कर सकता है। तीसरा मॉरल सुएशन कि आरबीआई अपने इन्फ्लुएंस को यूज करते हुए बातचीत के थ्रू बैंक्स को मना रहा है कि बैंक्स वो काम करें जो कि आरबीआई चाहता है, जो कि आरबीआई का गोल है, आरबीआई का ऑब्जेक्टिव है। और चौथा कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, जैसे डाउन पेमेंट्स हैं, जैसे मैक्सिमम मैच्योरिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है, इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस में आरबीआई कुछ चेंज कर दे। और अगर चेंज करेगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि उसका इंपैक्ट कंज्यूमर पे पड़ेगा, और इंपैक्ट कंज्यूमर पे पड़ेगा तो अल्टीमेटली मनी सप्लाई जो है वो भी फ्लक्चुएट होगी, वो भी इन्फ्लुएंस होगी। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है पॉलिसी स्टेंसेस ऑफ आरबीआई। आरबीआई का पॉलिसी स्टेंस क्या होता है? देखो, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसके लिए मैंडेटरी है कि इसको साल में कम से कम 4 बार मिलना ही मिलना होता है। ज़्यादा मिल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो यूजुअली ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये हर 2 महीने के बाद मिल लेती है, लेकिन हाँ मैंडेटरी क्या है कि इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को साल में कम से कम 4 बार मिलना ही मिलना होता है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं, जितने भी क्रूशियल डिसीजंस हैं, उनको लेती है। फॉर एग्जांपल, रेपो रेट को कम करना है, ज़्यादा करना है या फिर सेम रखना है, हमारे इन्फ्लेशन को कम करना है या ज़्यादा करना है, इन्फ्लेशन ठीक है या नहीं है, हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक से चल रही है या नहीं चल रही है, मनी सप्लाई को कम करना है ज़्यादा करना है, ये जितने भी मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं उनको लेने का काम किसका है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का है। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये जब मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है तो वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कई तरीके की हो सकती है। कौन कौन से तरीके की हो सकती है? एक होती है हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। क्या नाम है? हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को डियर मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी या डियर मॉनेटरी पॉलिसी या कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कुछ भी बुलाया जा सकता है। अच्छा, ये जो डियर मॉनेटरी पॉलिसी है इस शब्द को पकड़ लो। डियर मतलब कोई चीज़ प्यारी है। जब हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी की बात होती है तो एक तरीके से आरबीआई को पैसा प्यारा होता है, आरबीआई पैसे को अपनी तरफ खींच रहा होता है। इससे मेरे कहने का मतलब क्या है कि आरबीआई इस हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी के तहत मनी सप्लाई को डिक्रीज करने की बात करता है। इस हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है। और मनी सप्लाई को डिक्रीज करने के पीछे एक रीजन क्या हो सकता है कि आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहता है। अब सवाल आपसे है कि अगर आरबीआई को, अगर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को मनी सप्लाई को डिक्रीज करना है तो जो रेट्स हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? बट ऑब्वियस सी बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सीआरआर को इंक्रीज करना पड़ेगा, एसएलआर को इंक्रीज करना पड़ेगा, रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। रेपो रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाएगा तो बट ऑब्वियस सी बात है
कि अल्टीमेटली जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज होंगे तो जो बोरोइंग है, जो लोन पे लिया गया पैसा है, वो कॉस्टली हो जाएगा। और अगर बोरोइंग कॉस्टली हो जाएगी तो पब्लिक कम लेगी लोन या ज़्यादा लेगी? बट ऑब्वियसली बात है, कम लेगी। और अगर पब्लिक कम लोन लेगी तो अल्टीमेटली जो मनी सप्लाई है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। और अगर लोगों के हाथ में कम पैसा होगा तो बट ऑब्वियसली बात है कि लोग कम डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। बहुत सिंपल, ये जो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी है इसके तहत आरबीआई क्या करता है? आरबीआई मनी सप्लाई को डिक्रीज करना चाहता है। और मनी सप्लाई को अगर डिक्रीज करना है तो कैसे डिक्रीज होगी? जब हम रेट्स को इंक्रीज करेंगे, जब रेपो रेट को इंक्रीज किया जाएगा। बहुत सिंपल है, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बुलाते हैं? डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी। डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी को इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है, चीप मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। इजी मॉनेटरी पॉलिसी, चीप मॉनेटरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब नाम है डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी के। और डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी के तहत आरबीआई जो है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है, वो मनी सप्लाई को इकोनॉमी में इंक्रीज करना चाहता है। और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करना पड़ेगा या बढ़ाना पड़ेगा? बट ऑब्वियसली बात है कि इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करना पड़ेगा। और अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो बट ऑब्वियसली बात है कि पब्लिक लोन ज़्यादा मांगेगी, बिकॉज लोन सस्ता हो गया है। और अगर पब्लिक ज़्यादा लोन लेगी तो पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा जाएगा, विच मीन्स कि मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और पब्लिक के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा तो पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेगी। और अगर पब्लिक ज़्यादा डिमांड करेगी तो अल्टीमेटली हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। अगर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और इकोनॉमी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बड़ा सिंपल। ये जो हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आरबीआई का या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का गोल क्या है कि उनको मनी सप्लाई को कम करना है। और अगर मनी सप्लाई को कम करना है तो रेट्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें आरबीआई का गोल क्या है कि मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है। और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो रेट्स को लोअर करना पड़ेगा, रेट्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। तीसरा स्टेंस है न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस। न्यूट्रल मॉनेटरी पॉलिसी स्टेंस का मतलब क्या है कि आरबीआई ये कह रहा है, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये कह रही है कि अगली मीटिंग में जो रेट है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है, उसको डिक्रीज भी किया जा सकता है। मतलब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये ऐसे सिग्नल्स दे रही है, ये कह रही है कि भैया अगली बार हमें नहीं पता कि जो रेट है उसको हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे। हमारा स्टेंस कैसा है? हमारा स्टेंस न्यूट्रल है। अब जब अगली बार मिलेंगे तब देखेंगे सिचुएशन कैसी है और उस सिचुएशन के हिसाब से देखेंगे कि इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। ये जो न्यूट्रल स्टेंस है इसको टिपिकली तब अडॉप्ट किया जाता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को, जब आरबीआई को ये लग रहा होता है कि यार इन्फ्लेशन भी ठीक ठाक है लेकिन ग्रोथ भी ठीक ठाक है, मतलब आइडियल सर्कमस्टेंसेज हैं इकोनॉमी के लिए और कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये न्यूट्रल स्टेंस ले लेती है और बोल देती है कि यार देखेंगे अगली बार, अगर बढ़ाने की जरूरत होगी रेट को तो बढ़ा देंगे, अगर कम करने की जरूरत होगी तो कम कर देंगे, लेकिन अभी तो आइडियल सिनेरियो चल रहा है, अभी कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। फिर चौथा होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग का मतलब क्या है? ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ये क्या कह रही है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब या तो रेट को बढ़ाया जा सकता है या रेट को सेम रखा जा सकता है, लेकिन रेट को कम किया जाए उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। न्यूट्रल स्टेंस में क्या कह रहे हैं कि अगली बार रेट को बढ़ाया भी जा सकता है और अगली बार रेट को कम भी किया जा सकता है, लेकिन कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या कह रहे हैं कि अगली बार या तो रेट को बढ़ाया जा सकता है या सेम लेवल पे रखा जा सकता है, लेकिन रेट को कम किया जाए उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब जो पॉलिसी स्टैंड है वो रेट हाइक की तरफ, वो रेट बढ़ाने की तरफ टिल्टेड है। भाई बोल रहे हैं ना कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में कि अगली बार या तो रेट को सेम रखा जाएगा या फिर रेट को बढ़ाया जाएगा, लेकिन
अगली बार कोई चांस नहीं है कि ये जो रेट है इसको कट कर दिया जाए, इसको कम कर दिया जाए। ये होता है कैलिब्रेटेड टाइटनिंग वाला सिनेरियो। फिर एक और है अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस। ये जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस है इसको कभी कभार इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है। बेसिकली इस अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस में आरबीआई या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या कह रही है कि अगली बार रेट को या तो होल्ड पे रखा जा सकता है, मतलब रेट को या तो सेम रखा जा सकता है, या रेट को कट भी किया जा सकता है, मतलब रेट को कम भी किया जा सकता है। देखो कैलिब्रेटेड टाइटनिंग में क्या बोल रहे थे कि अगली बार रेट को या तो बढ़ाया जा सकता है या सेम रखा जा सकता है, लेकिन रेट को कम किया जाए उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये जो अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस है इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगली बार अगली मीटिंग में या तो रेट को सेम रखा जाएगा या रेट को कम कर दिया जाएगा। बेसिकली अल्टीमेटली आरबीआई सिग्नल ये दे रहा है कि हम रेट को कम करके मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं। देखो एक बार फिर से देख लेते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है। एक पन्ना लो, ये सारी जो डिटेल्स है इनको लिखने की जरूरत नहीं है, एक पेज में छोटा छोटा लिखो कि हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या चाहता है, मनी सप्लाई को कम करना चाहता है, और मनी सप्लाई को अगर कम करना चाहता है तो रेट को बढ़ाना पड़ेगा, रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करना चाहता है, आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहता है, और अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो बट ऑब्वियसली बात है कि रेट को कम करना पड़ेगा। फिर तीसरा न्यूट्रल स्टैंस, आरबीआई ये कह रहा है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ये कह रही है कि अगली बार ये जो रेट है इसको बढ़ाया भी जा सकता है, इसको कम भी किया जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन की सिचुएशन कैसी है। लेकिन अभी आइडियल इकोनॉमिक सिनेरियो है, अभी हम कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, इसमें क्या बोला जा रहा है कि अगली बार जब भी मीटिंग होगी तब रेट को या तो बढ़ाया जाएगा या सेम रखा जाएगा, लेकिन रेट को कट किया जाए, कम किया जाए, उसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और फिर फाइनली अकोमोडेटिव पॉलिसी स्टैंस, जिसको इजी मॉनेटरी पॉलिसी भी बुलाया जाता है कभी कभार। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगली जब भी मीटिंग होगी तब या तो रेट को सेम रखा जाएगा या रेट को कट कर दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा। मतलब एक तरीके से आरबीआई सिग्नल दे रहा है कि हम अल्टीमेटली मनी सप्लाई को इंक्रीज करना चाहते हैं। अच्छा, एक टर्म और कहीं कहीं सुनने में आ जाता है, उसका नाम क्या है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या नाम है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। देखो क्वांटिटेटिव ईजिंग में क्या होता है कि आरबीआई जो है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है ओपन मार्केट से, पब्लिक से। आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है, और जब आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदेगा तो बदले में पैसा देगा, मतलब पैसा दे रहा है, विच मीन्स कि मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है। तो इकोनॉमी में पैसे को इंजेक्ट करने के लिए, इकोनॉमी में मनी सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए आरबीआई क्या करता है, आरबीआई लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट से खरीदता है। लेकिन आरबीआई ऐसा कब करता है, आरबीआई ऐसा तब करता है जब लिक्विडिटी ट्रैप वाली सिचुएशन हो। लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज बोले कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो पहले से ही बहुत कम है, और इंटरेस्ट रेट्स इतना कम होने के बावजूद मनी सप्लाई में कोई भी इंक्रीज नहीं देखने को मिल रहा है, मनी सप्लाई पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको बोल देते हैं अपन लिक्विडिटी ट्रैप। अब देखो जितना कम की जा सकती थी इंटरेस्ट रेट उतना कम कर दी आरबीआई ने, उसके बावजूद मनी सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर इस मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, इस मनी सप्लाई को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए आरबीआई के पास में जो टूल है उसको बुलाया जाता है क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्या बुलाया जाता है, क्वांटिटेटिव ईजिंग। इस क्वांटिटेटिव ईजिंग के थ्रू आरबीआई ओपन मार्केट से, पब्लिक से लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदता है और इसके बदले में पैसा देता है, मनी को इंजेक्ट करता है इकोनॉमी में और मनी सप्लाई को इंक्रीज करता है। और मनी सप्लाई को इंक्रीज क्यों कर रहा है, बिकॉज आरबीआई इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करना चाहता है, आरबीआई इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना चाहता है। भाई मनी सप्लाई को इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि आरबीआई ये चाह रहा है कि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा जाए, लोग ज़्यादा डिमांड करें, और जब लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जब डिमांड और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इकोनॉमी ग्रो करेगी। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो बेहद ईजी सेशन है, इस सेशन में कुछ है ही नहीं। पहले अगर देखो तो ये जो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके तो नाम याद रखने और एक एक लाइन में काम याद रखने। और अगर बात की जाए पॉलिसी स्टैंस ऑफ आरबीआई के बारे में तो एक एक लाइन में याद रखना है कि भैया मनी सप्लाई और रेट का क्या रिलेशन है पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस में।
होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अपने नोट्स बनाते रहना, शॉर्ट में बनाना, जितने शॉर्ट में बना सकते हो उतने शॉर्ट में बनाना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।